नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं विनोद शर्मा। आज पर्यावरण दिवस के 2 दिन पहले हमारी ये गंभीर चर्चा नोएडा, ग्रेट नोएडा में जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण पर। यह हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को पूरी तरह प्रभावित करता है। और किस तरीके से हम जो ये समस्या पैदा हो रही है उसके कारण क्या हैं और किस तरीके से उस समस्या का समाधान किया जा सकता है, हम 2 पार्ट में उस पर चर्चा करेंगे। और हमारे पास आधा घंटे का समय है, उसी के हिसाब से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो भी वक्ता हैं, हम सबसे पहले मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं नोएडा प्राधिकरण के डीजीएम जल और सीवर के प्रभारी आरपी सिंह जी। मैं उनका अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आरपी सिंह जी, नमस्कार। उसके साथ थैंक यू। साथ नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। उसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हैं पुष्कर चांदना जी, जो ध्वनि प्रदूषण पर और भी मतलब हर ऐसे संवेदनशील विषय पर बिल्कुल सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं, एक नागरिक की तरह, जिस तरह एक पूरी निगरानी रखते हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। शैल माथुर जी के बारे नमस्कार में, जी। नमस्कार। शैल माथुर जी का के बारे में सब जानते हैं कि अगर उन्होंने कोई प्लास्टिक का किसी के पास उत्पाद देख लिया तो छापामार दस्ते की तरह उस पर टूट पड़ती हैं। और उनका एक खौफ है। और ये अच्छी बात है कि जागरूक करने का ये तरीका अच्छा है। और इसके साथ साथ हमारे साथ ग्रेट नोएडा से जुड़े हैं आलोक सिंह जी, जो हरियाली के साथ साथ जल पर भी हर तरह से ग्रेट नोएडा में, नोएडा में, सब जगह पूरे एनसीआर पर निगरानी रखते हैं। मैं पर्यावरण के सभी प्रहरियों का आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। जल्दी हमारे साथ विक्रांत तोंगड़ जी, जो पर्यावरणविद हैं और जल पर काफी काम किया उन्होंने, वो भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। जब तक वो जुड़े, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा शैल माथुर जी से, क्योंकि उनका विषय बड़ा अच्छा है और वो स्वच्छ नोएडा को बेहतर करने में उनकी भूमिका बहुत सार्थक है। शैल माथुर जी, ये बताइए कि आपको जो आइडिया आया नो प्लास्टिक का, वो क्यों आया और कैसे आया और कब से आया? क्योंकि नोएडा में तो अभी स्वच्छता अभियान अभी 3-4 साल से शुरू हुआ, लेकिन आपकी शुरुआत तो बहुत दिन से है जी। और पर्यावरण दिवस आ रहा है, हम हर साल मनाते हैं, लेकिन सतत प्रयास और स्वच्छता की तरफ बढ़ते हुए कदम, आपका महत्वपूर्ण योगदान है जी। बताइए। सभी को नमस्कार। भाई साहब, ये एक्चुअली हमें इस आइडिया आया है 10 साल पहले। क्योंकि RWM में जुड़ के आप बहुत सारे जो कार्यक्रम करते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड करते हैं, उसके बाद देखते हैं जो लोग हम सब बोल रहे होते हैं स्टेज से, लेकिन उसी कार्यक्रम में हमें फिर धरती में जो बोझ हम इकट्ठा कर देते हैं सबके लिए, हम्म। बहुत सारा डिस्पोजल यूज कर लेते हैं। हम्म। स्पेशली इसमें पानी की बोतलें बहुत ज्यादा यूज होती हैं, छोटे छोटे कार्यक्रमों में, बड़े बड़े कार्यक्रमों में। तो हम्म। बस वहां से ये आइडिया आया कि कैसे इन चीजों पे कंट्रोल किया जा सकता है। हम्म। तो बस ये लगा कि सबसे ज्यादा कहाँ से प्लास्टिक यूज होता है हमारी लाइफ में रोज। तो आइडिया आया कि सब्जी मार्केट से हम सब लोग 20-20 पनिया एक एक साथ, एक एक हफ्ते की जब सब्जियां लेते हैं, हम्म। तो वहां से कंट्रोल करने का आइडिया आया कि इन लोगों से बात करते हैं। तो ये पहल हमने फिर अपने सेक्टर से, क्योंकि आप जब लोकल चीजों को करते हैं तो ज्यादा आसानी से कर पाते हैं, हम्म। तो हमने अपने सेक्टर में ही 55-56 में स्टार्ट किया। और उन हम्म। लोगों से पूछा कि अगर ये बंद हो जाए तो कितना आप लोगों को कैसा लगेगा। हम्म। तो देखिए, स्टार्टिंग में खुश तो सब थे और सब बड़ी हामी भर दिया था सबने कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, मेरे पैसे भी बचेंगे हम्म। और हम आपके संग हैं। लेकिन ये हम्म। करवाने में उन लोगों ने भी मेरी नानी याद दिलाई। और हम्म। जो हम्म। ग्राहक हैं उनको भी देखिए उतनी आदत में शामिल नहीं था, हम्म। इसलिए बहुत मुश्किल था ये मिशन को आगे बढ़ाना। विक्रांत लेकिन जी, फिर आपका भी स्वागत वही है। लगातार लगातार प्रयास करते हुए और लगातार रहने से लगे रहने से जो रिजल्ट मिले हैं उससे हम आज खुश हैं कि हमारे यहाँ 800 लगभग वेंडर्स हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग चलाते हो बीच बीच में चोरी छुपे, लेकिन हम्म। ऑलमोस्ट बंद है। तो आप 90% भी सोच लीजिए, तो हम सब उन हीरोज का आज भी नमन करते हैं। और सबसे एक आग्रह भी करते हैं कि
अगर अपने लोग हम लोकल चीजों को करना शुरू करें तो काफी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी और आदत में शामिल हो जाएगा तो चीजें होना शुरू हो जाएंगी। हम्म। तो बस ये एक पहल है। लेकिन आपका जो थैला है और थैले के हाँ साथ में जो पानी ले जाने की आदत है, वो भी लोगों के लिए बहुत अच्छी है। उसको भी थोड़ा अपील कर दीजिए, उसके बारे में भी लोगों से। हाँ, ये तो हम सबसे जरूर प्रार्थना करेंगे, किसी भी कार्यक्रम में जाइए और कहीं पर भी जाइए, अगर आपके पास अपना एक थैला है और अपनी एक पानी की बोतल है तो इससे देखिए बहुत, ये पहल अगर होगी तो अच्छा। शायद हम लोग बहुत सारी चीजों को हाँ हाँ हाँ, बोल देता हूँ मैनेज बोल कर देता लेंगे। हूँ बोल देता हूँ बोल हाँ, देता हूँ, ये बोल दिया मैं हम एक बार। सबसे विनती कर रहे हैं कि जो अधिकारी हमारे संग जुड़े हुए हैं नोएडा आधे अथॉरिटी घंटे के, मीटिंग कर लेंगे, आधे हमें घंटे लगता बोल है कि दूंगा उनको भी मैं। अपने सारे कार्यक्रमों में इस तरह की पहल करनी चाहिए और एक हाँ? मैसेज जरूर डाल देना चाहिए कार्यक्रम जब भी करें कि आप अपना अपनी एक ओन बॉटल लेके जरूर चलें, जिससे हम लोग हम्म। काफी प्लास्टिक का बोझ और कूड़े को कम कर सकते हैं। नोएडा अथॉरिटी के लिए भी अच्छा होगा, सफाई कर्मी के लिए भी अच्छा होगा, हम सब के लिए एक्चुअली अच्छा होगा। जब एक चीज की आप शुरुआत करते हैं तो फिर धीरे धीरे हम सबको आइडियाज आने लगते हैं कि कैसे चीजों को कम किया जा सकता है। मेन देखिए पर्पस यही है कि हर चीज को आप कम से कम यूज करें तो इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत अच्छी पहल होगी, जी। क्योंकि पेड़ है, जल है, ये सब चीजों के अलावा आपकी जीवन शैली में भी कंट्रोल होना चाहिए कि हम्म। हम सब कम से कम चीजों का यूज करें, किसी भी चीज का मिसयूज ना करें। हम्म। बिल्कुल। धन्यवाद विनोद जी। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। और लगता है कि जो लोगों तक जाएगा संदेश, और आपका ये मुहिम जन जन तक पहुंचेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। अब मैं एक जानकारी आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूं कि जब नोएडा 1976 में बना था, तो 10 फुट पे खोदते ही पानी मिल जाता था, क्योंकि यमुना का किनारा, उधर हिंडन का किनारा। और आज हम जब 46 साल में नोएडा को देखते हैं और उधर ग्रेटर नोएडा है, तो हम देखते हैं हमारी दोनों नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। और जो जमीन के अंदर पानी का दोहन इतना ज्यादा हो चुका है कि हमें कबीर की वो बात याद आती है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, होती मानस चून। इस विषय पर हमारे बीच में है विक्रांत तोंगड़ जी, जिन्होंने जल के ऊपर काफी काम किया है। और उन्होंने तालाब भी बनाए हैं ताकि जल स्तर भी ऊपर हो। तो बहुत सारी ऐसी है कि समस्या पैदा क्यों हुई और इसका समाधान किस किस तरीके से है, विक्रांत जी। जी, धन्यवाद विनोद जी। और काफी प्रबुद्ध जन जुड़े हुए हैं। पुष्कर जी लगातार मार्गदर्शन करते रहते हैं, हमारा भाई आलोक जी, शैल माथुर जी और आरपी सिंह जी। इसे तो आजकल हम इनको तंग करते रहते हैं, नोएडा हम्म। प्राधिकरण में कुछ हो तो तुरंत उनको कॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये जी जी। नहीं सबको नहीं, आदत बहुत अच्छी बात है। आप इतने अटेंटिव हैं कि देख के बहुत अच्छा लगता है कि कम बिल्कुल। से कम इस जॉब के लिए कोई इतना प्रतिबद्ध तो है जो हमको भी प्रतिबद्ध करता है, याद दिलाता है। नहीं बिल्कुल। सर, विनोद जी तो बहुत लंबे समय से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो 12th के बाद ही कॉलेज टाइम में इस फील्ड में आ गया था, तो कैरियर की चिंता तो थी, पर सब छोड़ छोड़ छाड़ के एक तरह से और बाकी चीजें इसमें लग गए, तो मार्गदर्शन अच्छा होता रहता है तो चीजें थोड़ी बहुत आगे बढ़ पाती हैं। बाकी हमारा जो प्रयास है, या कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरण कार्यकर्ता, वो गिलहरी जैसा प्रयास कर रहा है। जैसे राम सेतु में गिलहरी ने अपना प्रयास किया था। जैसे एक कहानी प्रचलित है कि जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया अपनी चोंच से पानी ले जा रही थी आग को बुझाने के लिए। तो हमारी भूमिका तो केवल बहुत सामान्य सी उसी तरह की है, पर यह है कि जब तक इसको पूरे जीवन में लागू किया जा सके, पूरा अपनाया जा सके कि जल संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण हम अपने जीवन में एक तरह से अपना सके, जब जब तक संभव है, जब तक करते रहे, यही हमारा मानना है। बाकी विनोद जी का जो मूल सवाल था कि ऐसी स्थिति क्यों आ गई, जैसे विनोद जी ने बात रखी कि यहाँ पर बहुत ऊपर था भूजल स्तर, क्योंकि नोएडा में नोएडा बना ही इसलिए था क्योंकि यहाँ जल स्तर बहुत ज्यादा था। जब न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की बात हुई दिल्ली ओखला से, वो इसीलिए तो हुई। विनोद जी हालांकि इसको और बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि मैंने जो सुना है यहाँ के बारे में, आज भी लोग ऐसी बातें बोल देते हैं। कई लोगों को मैंने सुना है जो बुजुर्ग कह रहे हैं, जी आपके यहाँ था ही कहाँ, यहाँ तो ऊसर थी, यहाँ तो पानी का जलमग्न रहती थी, वो तो बड़ी बेकार जमीन थी। आप कहते हो जी हमारी जमीन चली गई और आज कंक्रीट का जंगल बन गया, जी वो तो जलमग्न रहती थी।
तो बिल्कुल विनोद जी का कहना ठीक है, ये फ्लड प्लेन एरिया है, हिंडन यमुना का बिल्कुल एक फ्लड प्लेन है, ऊपर से गंगा का बेसिन है। तो ये दुनिया का सबसे बेहतर इलाका माना जाता है भूजल के मामले में। जहां से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, हिंडन निकलती है, उस एरिया में भी आज ओवर एक्सप्लॉइटेड में पहुंच गए हैं हम लोग। सरकारी आंकड़े ये बताते हैं, जब 2009-10 में हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया भूजल पर, तो आंकड़े ये बताते थे कि जो विकास खंड बिसरख है और दादरी है और जेवर है, इनकी स्थिति सेफ बताई जाती थी। जेवर की काफी खराब थी, जेवर थोड़ा सा भूजल के मामले में पहले से ही पीछे रहा है, लेकिन नोएडा दादरी इनकी स्थिति बेहतर थी, सेफ थी। फिर 4-5 साल में 2012-13 में आते आते सेमी क्रिटिकल हो गई, फिर आज ओवर एक्सप्लॉइटेड में है। कहने का मतलब प्रिया ये है कि भूजल स्तर इतना नीचे जा रहा है कि आज वहां 150-200 फीट पे जा चुका है। आज लोग बाग बोरिंग जो है 150-200 फीट पे कराते हैं। तो इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या तालाबों का निर्माण या बिल्डरों पर भूजल दोहन के लिए रोक लगाना, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना। उसके बावजूद भी स्थिति खराब हो गई है। इसका एक लाइन में अगर जवाब दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं पर्यावरण की और पानी की अनदेखी हम कर गए विकास की इस दौड़ में, जो कि विकास भी जरूरी था। लेकिन अगर हम सस्टेनेबल अप्रोच लेते, जैसे बिल्डरों ने क्या है कि बेसमेंट बनाने के लिए भूजल की निकासी करी, हम अगर बेसमेंट को एक फ्लोर पे ही रोक देते, क्यों हम 2-3 फ्लोर नीचे गए। जैसे मॉल ऑफ इंडिया का उदाहरण लेता हूं मैं, हालांकि किसी एक को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, पर उसी का उदाहरण हमने देखा 2009-10 में। आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उम्र भी कम थी, इतना अनुभव भी नहीं था, बस भावुक हो गए उस जल बर्बादी को देखकर। गार्डन गैलेरी और मॉल ऑफ इंडिया दोनों इस नाले में डालते थे, 200 के करीब बोरवेल एक साइड पर होते थे। वहीं से फिर एनजीटी गए, इसको रुकवाया। तो बहुत सारे अभी भी उस पर प्रयास कर रहे हैं कि भूजल की बर्बादी ना। बाकी गांव में भी घर घर में आज समरसेबल हो गए हैं। एक बाल्टी पानी चाहिए तो हम 10 बाल्टी खर्च करते हैं। एक भैंस को नहलाने के लिए पहले 1-2 बाल्टी में काम हो जाता था, आज समरसेबल 20 मिनट तक एक भैंस के लिए चलता है, नहलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए बेवजह, और साथ ही साथ गाड़ी धुलने के लिए। तो विनोद जी यही सारे कारण है नोएडा में तो पानी की बर्बादी के। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आजकल पेड़ों को कोई पसंद नहीं करता। किसी को पेड़ इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि छांव आती है ज्यादा, किसी को इसलिए पेड़ काटना है क्योंकि वो जो पत्ते गिरते हैं। आजकल नोएडा में ऐसी शिकायतें आती हैं कि जी पत्ते बहुत गिर रहे हैं, इस पेड़ को हटाइए, हम कहाँ तक सफाई करें। तो पानी और पेड़, इन दोनों पर कहीं ना कहीं हम लोगों की नजर, बुरी नजर पड़ गई है इंसानों की, इस वजह से ये सिमटते जा रहे हैं। धन्यवाद। नहीं, आपने जो बात कही, देखिए मैं 1976 से मैंने देखा नोएडा को। जब प्रकृति के साथ आदमी जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है, घर में पेड़, पेड़ के ऊपर पक्षी, पेड़ के नीचे पशु, और साथ में दूसरे जानवर भी, चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, वो, और आदमी सबके साथ रहता था। वो प्रकृति थी। और धीरे धीरे जिस तरीके से पहले पेड़ कटे, पेड़ के साथ पशु गए, पक्षी गए, और भी जानवर गए, तो अब आदमी नितांत अकेला और मानसिक रोगी बढ़ गए। वो मुख्य जो मेरा अपना आकलन है, वो ये आकलन है कि हम प्रकृति से दूर हुए। हमने पेड़ हटा दिए, पशु हटा दिए, पक्षी हट गए। अपना आप पक्षी, मैं बहुत सारे पक्षियों को ऐसे जानता हूं जो हमने अपने घर के आंगन में देखे और आज पूरे नोएडा में वो पक्षी नहीं है, वो चले गए। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने पहले ही भांप लिया खतरे को, वो पहले यहाँ से चले गए। और इंसान इस समय मानसिक रोग में व्यस्त है क्योंकि वो अकेला है और कंक्रीट के उसमें अपने को देखता है। तो ये जो विकट स्थिति पैदा हुई है, आपने इसमें कुछ प्रयास किया है विक्रांत जी? कुछ जगह पॉन्ड्स बनाए हैं जल स्तर को बढ़ावा देने के लिए, थोड़ा उस प्रयास के बारे में भी थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि मनुष्य जो है कहीं ना कहीं एकांतवास के चक्कर में इतना एकांतवास की तरफ बढ़ रहा है कि ना तो उसे कोई जानवर चाहिए अपने आसपास, ना ही उन्हें पेड़ चाहिए, ना ही उन्हें पक्षी चाहिए, जबकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तभी ये सभ्यता, तभी इंसान का इतना लंबा कालखंड रहा है। देखिए डायनासोर्स खत्म हो गए, इंसान क्यों? क्योंकि उसका सबसे तालमेल रहा है, वो एडजस्ट करता हुआ चला है। लेकिन इस एडजस्ट के नाम पर हम इतना एडजस्ट करने लगे हैं कि बाकी की चीजों को, बाकी के जीवों को हम दूर कर रहे हैं, उसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। इसके बाद सीधी बात अगर आए कि हमारे क्या प्रयास रहे हैं, जैसा मैं जिक्र भी कर रहा था भूजल दोहन का, बिल्डर्स ने जो पानी की बर्बादी की, हम लोग एनजीटी गए। तो हमारी 2-3 तरह की अप्रोच है पानी और पर्यावरण के संरक्षण के लिए।
एक तो हमें अगर जरूरी लगता है तो हम एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करते हैं, जब हमें निचले स्तर पर, सरकारी स्तर पर या प्राइवेट स्तर पर नहीं इतना संतोषजनक कार्रवाई दिखाई देती है। अगर कहीं पेड़ कट रहे हैं गलत तरीके से, कहीं पानी की बर्बादी हो रही है, तो वो सब प्रयास हमारे चलते रहते हैं। जैसे नदियों में गंदा पानी डाला जा रहा है, सिंभावली शुगर मिल हापुड़ में गंगा में सीधे गंदा पानी डालती थी बड़े पैमाने पर, हम लोग एनजीटी गए, उस पर रोक लगी, 5 करोड़ का फाइन हुआ। इसी के तरह अभी हाल ही में जो कंक्रीटाइजेशन है विनोद जी, क्योंकि बारिश का पानी फुटपाथ पे आता था, कच्ची फुटपाथ होती थी रोड साइड में, नीचे जाता था, रिचार्ज होता था, पेड़ को सरवाइव करने का फुटपाथ में मौका मिलता था, कच्चा होता था, लेकिन टाइलिंग कर दी गई है। कई बार कॉन्ट्रैक्टर्स प्राधिकरण के नियमों के उलट जाकर कर ज्यादा टाइलिंग कर देते हैं, तो उससे क्या है, असंतुलन पैदा हुआ है, अर्बन हीट डेवलप हुई। तो उसके लिए भी विनोद जी हम लोगों ने एनजीटी में जाना पड़ा मजबूरी में। पहले प्रशासन को काफी लिखा कि भाई ये टाइलिंग आप अननेसेसरी मत कीजिए, रोड साइड में जितना जरूरी है उतना ही कीजिए, और ऐसी टाइलिंग मत कीजिए कि बारिश का पानी नीचे ना जाए। तो उस पर रोक लगी है हाल ही में। एनजीटी ने दोनों शहरों में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बोला है अननेसेसरी टाइलिंग जो ना की जाए, नियमों के अनुसार टाइलिंग की जाए, और जो टाइलिंग ज्यादा लग गई है, अभी कई सौ किलोमीटर में टाइलिंग हटाई भी जा रही है। नोएडा प्राधिकरण आदेश का सम्मान भी कर रहा है। तो इसके अलावा जो आपने प्रयास किया, अगर 2-3 लाइन में और मैं इसको कंक्लूड करूं, तो हमारे जो प्रोएक्टिव अप्रोच है वो हो गई लिटिगेशन अप्रोच, जो हम बहुत मजबूरी में लेते हैं, कोर्ट मजबूरी में जाया जाता है। लेकिन जो प्रोएक्टिव अप्रोच है वो है कि हम लोग आजकल शहरी वन, अर्बन फॉरेस्ट बना रहे हैं, क्योंकि जल और जंगल को बचाना बहुत जरूरी। तो अभी हमने गाजियाबाद में लाल कुएं के पास, आईएमएस गाजियाबाद के पास 25,000 पौधे लगाए, 1 एकड़ में वाटर बॉडी, वो डंपिंग ग्राउंड था, उसको पूरा एक हरा भरा जंगल और एक बायोडायवर्सिटी पार्क बना रहे हैं। उसी थीम पे आदरणीय रितु महेश्वरी जी ने हमारे काम पर विश्वास दिखाया, और उन्होंने ऑफिशियली हमें एक ग्रीन बेल्ट अलॉट की है, वाला एक तरह से एक मेंटेनेंस के लिए या उसके डेवलपमेंट के लिए दिया है, विदाउट एनी टेंडर। वो एनजीओ को दिए जाते हैं, कोई भी एनजीओ ले सकता है। तो 108 सेक्टर में, जहां विनोद जी आपने भी विजिट किया था, पौधारोपण किया है कल, तो वो लगभग 10 एकड़ का जो भूभाग है, ग्रीन बेल्ट है ऑफिशियली, उसमें हमें एक अर्बन फॉरेस्ट बनाना है, जहां लगभग हम 30-40 हजार पौधे, जो स्थानीय पौधे हैं, वो लगाने जा रहे हैं। 2-3 हजार पौधे लगा चुके हैं कल आप लोगों के साथ मिलकर के। 1 एकड़ में उस जंगल के बीच में वाटर बॉडी बना रहे हैं, और वहां लोगों के घूमने के लिए, क्योंकि लोग नेचर वॉक के लिए आ सके, क्योंकि आजकल ऐसे जंगल खत्म होते जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं वहां पर पक्षी भी आए, वहां पर हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आए जो बाहर से आते हैं साइबेरिया तक से, क्योंकि ये पूरा कॉरिडोर है, ओखला बर्ड सेंचुरी, सुखो वेटलैंड, यहाँ भी आते हैं। हम चाहते हैं सब वाटर बॉडी उस जंगल के बीच हो। तो ये 2 प्रोजेक्ट मैंने जिक्र किया, दोनों को हम बायोडायवर्सिटी पार्क की थीम पर डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि यूएन ने भी कहा है अपनी दुनिया के 30% हिस्से को एटलीस्ट आप बायोडायवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए रखिए। तो ऐसे हम कुछ मॉडल डेवलप कर रहे हैं। लास्ट में शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि नोएडा 135 में आरपी सिंह जी और प्राधिकरण की मदद से हम एक बहुत बड़ा तालाब है, जो कि दुर्भाग्य से सूखा पड़ा है लंबे समय से, उसको रिवाइव कर रहे हैं दिल्ली की तर्ज पर, क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी लेक्स को एसटीपी के ट्रीटेड वाटर से कनेक्ट किया गया है, क्योंकि उनमें पानी नहीं है। तो उसको भी हम लोग एक पिकनिक स्पॉट बनाना चाहते हैं, भूजल रिचार्ज करने के लिहाज से भी हम उसको विकसित कर रहे हैं, उसमें बर्ड्स भी आएंगे। तो 135 सेक्टर में है नोएडा में, और प्राधिकरण ने बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच ली है कि 3 किलोमीटर की एक पाइपलाइन डाली जा रही है तालाब तक एसटीपी से, और उसको पानी से भरा जाएगा, क्योंकि सूखे तालाब में ना तो पक्षी आ पा रहे हैं, और उसमें कूड़ा डाला जा रहा है। तो कूड़े की हम लोगों ने सफाई की है, उसका फेंसिंग किया है, और अब उसमें वैज्ञानिक तरीके से कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड बना करके, एरिगेशन करके, फव्वारे वगैरह लगा करके एसटीपी के ट्रीटेड वाटर से उसको भरा जाएगा, जिससे कि आसपास का भूजल स्तर अच्छा हो, और वो वाटर बॉडी कहीं ना कहीं अर्बन हीट को, जो शहरी एरियाज में जो गर्मी बढ़ रही है कंक्रीट की वजह से, उसको भी कम करने में सहयोग करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। अब हमारे साथ चंदना जी जुड़े हैं, वो बहुत अच्छा उसपे ध्वनि प्रदूषण पे उन्होंने काम किया है, और मेट्रो को भी, डीएमआरसी को मजबूर किया है कि वो वहां पर नेट लगाए। उसके साथ साथ उन्होंने जो ओपन नाले हैं उन पर भी काफी डिस्कस। चंदना जी बताइए, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण पे आपने जो काम किया है नोएडा, खासतौर पर ग्रेटर नोएडा में, आप क्या समझते हैं कि समस्या पैदा क्यों हुई और इसका समाधान क्या है, दोनों? नमस्कार जी। हम लोग जो है डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, बट उसके साथ साथ कुछ वैल्यूज है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में सबसे पहले मेरी जो भिड़ंत हुई थी, जब मैंने
इंजीनियरिंग पास किया और 75 में हिंदुस्तान जिंक ज्वाइन किया। तो वहां पर हमारी जो इक्विपमेंट्स है वो 125 डेसिबल्स के ऊपर साउंड करते थे। तो हम लोगों ने वहाँ अपना इनबिल्ट कुछ करके उनपे साइलेंसर्स लगा के उनको ठीक किया। तो वहीं से हमारी ये पहली शुरुआत हुई और उसमें धीरे धीरे हमें पता चला कि ये नॉट ओनली हेयरिंग एड, ये हेयरिंग लॉस है, इसके साथ साथ ये टिनिटस भी हो जाता है। और आजकल तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी पता लगाया है, रिसर्च की है कि इससे हार्ट पे भी इफेक्ट होता है। तो हम लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चों पे इसका बहुत बहुत असर होता है। तो जब मैं नोएडा में सेटल हुआ 2008 में, तो हमारा जो मिकॉन अपार्टमेंट 62 में मेन रोड के ऊपर था। तो रात को मुझे धीरे नींद नहीं आती थी, रात को 2 बजे उठ के भी जो है मेरे को नींद से जग जाता था, क्योंकि सामने से ट्रैफिक जाता था, रात भर ट्रक चलते थे मटेरियल लेके, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल लेके, सब दूर दूर ग्रेटर नोएडा, यहाँ सब नोएडा एक्सटेंशन वगैरह में इनकी रहती थी। तो वो हमारी रोड थी जो बिल्कुल उसके सामने चलता था। तो मैंने बहुत से उसके वीडियो बनाए, अपने वेबसाइट पे भी डाले मैंने। फिर इस मुद्दे पे काम करना शुरू किया। तो धीरे धीरे जो है मेरी नजर गई कि सबसे पहले एलिवेटेड रोड पे। तो एलिवेटेड रोड पे मैंने देखा कि आसपास हॉस्पिटल भी हैं, और स्कूल भी हैं, रेजिडेंस भी हैं, और जनरली एज पर द नॉइज पोल्यूशन एक्ट 40 और 50 डेसिबल्स जो है वो ठीक रहते हैं, जिसमें आदमी ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं होता। बट बिकॉज ऑफ दीज यहाँ पर वैल्यूज जो है बहुत हाई है। तो मैंने आरओ यूपी पीसीबी को भी लिखा, उन्होंने भी मेजरमेंट्स किए एलिवेटेड रोड पे, मेरे को रिपोर्ट बना के दी। तो मैं नोएडा अथॉरिटी के पीछे पड़ गया। तो 2021 में जाकर एलिवेटेड रोड पे इन प्रिंसिपल वो लोग एग्री करे कि हाँ ये करेंगे, और हमारे अपने इन हाउस नहीं है, तो वी विल अप्रोच CSIR, जिसमें सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो वो फिर 2 साल तक लटका रहा। अभी मैं उसको फॉलो अप करता रहा। तो मैं जहां भी घूमने जाता था, लखनऊ गया, मेरठ गया, बॉम्बे गया, तो मैं वहां से वीडियो बना के आता था। जहां भी एलिवेटेड रोड होती थी, चाहे लखनऊ में तो अभी इतना डेवलपमेंट हो गया, इतनी एलिवेटेड रोड्स बन गए हैं, तो वहां सब में इन्होंने जो है नॉइज बैरियर्स लगाए हुए हैं। तो वो मैं फोटोग्राफ डाल डाल के ट्विटर पे डालता रहा, मैडम को व्हाट्सअप भी करता रहा। अल्टीमेटली मैडम ने अभी मेरे को दिया है कि हाँ वहां पर हम लगाएंगे, और साथ में मेरे को लिख के भी दिया, और मुझे बैक बैक में इंफॉर्मेशन भी आ रही कि दे आर इन टच विद CRRI। तो आई एम वेरी होपफुल कि ये प्रोजेक्ट आएगा। और इसके अलावा बंगेल के लिए भी मैं लिखता रहा, तो बंगेल के लिए भी इन प्रिंसिपल एग्री हो गए। और 10 एक दिन में ये परथला चौक पे भी ये आएगा, ब्रिज आ रहा है, सिग्नेचर ब्रिज आ रहा है, उसके लिए भी मैंने लिखा है। तो उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्री किया है। और आई विल बी कीपिंग ए वॉच ऑन दैट कि जैसे ही ओपन होता है तो वहां पर नॉइज लेवल्स क्या होती है, मेजरमेंट्स मैं करूंगा जाके। और मैंने वहां के लोगों को भी, होम 1 to 1 वालों को भी बोला है कि आप लोग मेजरमेंट्स लीजिए, लेट्स बिल्ड अप ए डाटा, सो दैट हम नोएडा अथॉरिटी को अपने विद प्रूफ दे सके कि देखे कितनी ज्यादा नॉइसेज है। तो ये हो गया एक। DMRC का भी मैंने बहुत पहले, जब 2015 में हमारे सामने DMRC ने ब्लू लाइन का एक्सटेंशन किया था इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक, तो उस टाइम पे ही मैंने थोड़ा सा उस पे विजुलाइज किया, और लोगों को भी बोला कि ये स्टेशन हमारे बिल्कुल सामने आ रहा है, तो इसको शिफ्ट किया जाए, और इसकी जो एग्जिट है उसको भी शिफ्ट किया जाए, बिल्कुल हमारे गेट पे आ रहा है तो गेट पे ना आके साइड में किया जाए। देयर वाज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम DMRC, बट वो मान गए अल्टीमेटली हम लोगों की बात, और गेट को साइड में ले लिया बिटवीन हॉस्पिटल एंड। फिर मैंने उसी टाइम पे ही विजुलाइज किया कि ये तो नॉइज भी रहेगी इसकी, और हमारी आदत है हॉर्न बजाने की, नीचे भी ट्रैफिक का शोर होगा, ऊपर से भी होगा, तो वही हुआ। तो मैंने लिख के डॉक्टर मंगू साहब को भी लिखा, तो उन्होंने हमारी बात को सुना और एक रिपोर्ट बनवाई CRRI से, सेंट्रल रोड रिसर्च से। उनकी फाइंडिंग से उन्होंने रिकमेंड किया कि यहाँ पर 3.5 मीटर
ट्रैक पे और प्लेटफॉर्म पे और स्टेशन के नीचे, हाँ, जहाँ पर रेजिडेंट साइड है और हॉस्पिटल है, साइलेंस जोन है। इट्स साइलेंस जोन बेसिकली। आगे स्कूल्स भी हैं, इधर रेजिडेंस भी है, मिक्स जोन है ये। साइलेंस जोन भी है, रेजिडेंशियल भी है, स्कूल भी है। स्कूल भी साइलेंस जोन में है। तो वो इन प्रिंसिपल उन्होंने एग्री किया, बट उस पर कोई काम नहीं किया। मैंने उस टाइम पे बहुत प्रेशर डालता रहा। अभी रिसेंटली पिछले साल जो है उन्होंने 5 आदमी भेजे हैं जो इंजीनियर्स आए, उन्होंने मेजरमेंट्स की। मिकान अपार्टमेंट में भी वो लोग आए, वहां से भी मेजरमेंट्स की, और हमारी जो नियरेस्ट बिल टावर था उससे भी उन्होंने मेजरमेंट किया। तो देखा कि बहुत ज्यादा हाई है, 80 डेसिबल्स है, विच इज वेरी हाई। तो कुछ उससे थोड़ा सा जागरूकता आई। अभी टच विद देम, चेयरमैन से भी बात करी मैंने, डीएमआरसी के एमडी से भी बात करी, उनको भी चिट्ठी लिखता रहा। तो वो टीम अभी मेरे को आज भी फीडबैक दिया है कि दे आर ऑलरेडी इन प्रिंसिपल एग्रीड है। कुछ हम लोग, वो लोग जो है टेक्निकल स्ट्रक्चर लोडिंग वगैरह उसको टेस्ट कर रहे हैं। जो कि मेरे कहने पे मैंने बोला था कि आप अभी जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसी टाइम पे प्लान कर लीजिए। वो नहीं प्लान कर पाए। अब ऑपरेशन चालू हो गया 2019 से, तो उसके बाद करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती है। तो ड्राइंग्स वगैरह बन रही हैं टेक्निकल, और आई होप आपका कि कुछ प्रयास महीनों बहुत में सार्थक कुछ है रिजल्ट आए। चांदना जी। अभी 2 लोग हमारे पास और हमारे पास 7.5 मिनट का समय है। तो आपने बहुत प्रयास किए हैं और ये प्रयास जारी रहेंगे। और निश्चित रूप से आप नोएडा के एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं पर्यावरण सुधार में। और मैं आलोक जी से बात करूंगा और उसके बाद लास्ट में आरपी सिंह जी को। आलोक जी 2-3 मिनट में बात करेंगे। मैं मात्र 2 मिनट लूंगा क्योंकि मैं समय पे मेरी नजर है। मैं हाँ, आरपी सिंह साहब को 5 मिनट देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत बहुत अच्छा विषय उठाया है, और जून का प्रथम सप्ताह जो है वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 जून की रोटी के लिए 5 जून का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि बिल्कुल पर्यावरण बचेगा तो हमारे लिए रोटियां, जो हम बिल्कुल जिंदा रहेंगे तभी रोटी खा सकेंगे। बिल्कुल। मैं बहुत जल्दी में अपनी बात रखूंगा। मेरी सबसे बड़ा जो चिंता है, कंसर्न है, वो नोएडा एक्सटेंशन को लेके है। जिस प्रकार से प्लानिंग की गई है वहां पे, करने वाले करके चले गए, अब जो लोग वहां पे आ रहे हैं उसको वो भुगतेंगे। बहुत ही भयावह स्थिति है। ये ह्यूमन कैटास्ट्रोफ का भी मैं समझता हूँ कि उसका मापदंड है कि आने वाले समय में वहां पानी कैसे होगा। ग्रेटर नोएडा फिर भी फिलहाल अभी ठीक है, और नोएडा भी अपेक्षाकृत पीड़ित है, लेकिन उतना नहीं है जितना आने वाले समय में। और मुझे लगता है कि 4-5 साल में विक्रांत जी वहां पे बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है पानी को लेके। इस प्रकार से वहां पे आप देखेंगे पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है, पानी पानी नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जो प्लानिंग की गलती करी गई सन 2010 या 12 के आसपास से जो शुरू हुई, हमारे ख्याल से वो आने वाले समय में उसको हम कैसे टैकल कर पाएंगे उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए हमारे ख्याल से ग्राउंड वाटर रिचार्ज और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये 2 ऐसे शब्द हैं जिससे शहर के लोग अपरिचित हैं। मैं स्वयं अगर करना चाहूं तो कैसे करूं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हम चाहेंगे कि आरपी सिंह साहब, जो मैं 5 मिनट का समय रहेगा, उसमें इस बात की विस्तृत चर्चा करें, और ये भी करें कि अथॉरिटी की तरफ से इसको मैंडेटरी किया जाए कि हर एक घर का जो पानी रेन वाटर है वो कहाँ जा रहा है। बेशक उसमें कुछ सब्सिडी दी जाए, जिसको अथॉरिटी की तरफ से हो या और भी कोई माध्यम हो, क्योंकि वही एक माध्यम है कि जो भूजल है हम उसका स्तर को ऊपर बढ़ा सकते हैं। 11 सेकंड बचे हैं, लास्ट में कहना चाहूंगा, आपने कहा था कि रहीमन पानी राखिए। मैं आरपी सिंह साहब से कहना चाहूंगा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल हो सुवाए। क्योंकि सामाजिक संगठनों की बातों को सुना नहीं जाता है। ये मैं अभी भी कहता हूँ, हम चीजों को इंगित करते हैं लेकिन अथॉरिटी सोचती है कि भाई ये तो कहते रहते हैं, इनको कहने दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया। बिल्कुल, आपने बहुत सटीक बात कही और गंभीर बात कही है। ग्रेट नोएडा वेस्ट पर चिंता हमारी सबकी है और उस पर मिलकर काम करने की जरूरत है। हाँ जी सिंह साहब, अब आप बताइए कि आपने जल संवर्धन के लिए, वाटर लेवल ऊपर करने के लिए लोगों में किस तरीके से प्रयास शुरू किए हैं ताकि यह क्षेत्र जल से वंचित ना रहे लोगों। जी देखिए विनोद जी, अभी आज ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही इफेक्टिव है, और करंट सिनेरियो के लिए इससे इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं हो सकती हिंदुस्तान के अंदर। जी आप देख रहे हो मैक्सिमम सिटीज विदाउट वाटर हो रही हैं।
पानी एक ऐसा विषय है जिसको हमको रोज सजोना है, तभी हम इसको रोक पाएंगे, नहीं तो इसका डिप्लीशन इस कदर हो रहा है वाटर टेबल का कि इसको सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल होगा। आज आपको मैं दो चीज को एश्योर करता हूँ, व्हाट स्टेप्स नोएडा अथॉरिटी हैज टेकन सिंस 2 years बैक। नोएडा को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ड्रिंकिंग वाटर विल ऑलवेज बी इजिली अवेलेबल इन नोएडा एरिया। उसका कारण है कि हमारे पास ग्राउंड वाटर से जो एक्सट्रैक्शन है उसको हम मिनिमाइज कर रहे हैं। हमारे 12 रेनिवेल्स हैं जिसमें 6 रेनिवेल कंप्लीटली 10 साल से बंद थे। उसको सस्टेन करने के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन को लगा के, वैपकॉस को लगा के हमने उसको कंसेप्चुलाइज कराया और उसका आज रिजल्ट है कि हमारे 6 रेनिवेल पे टेंडर हो गए और वो काम करेंगे। उनका टेस्ट रिजल्ट आज भी 300 TDS है जो यमुना के किनारे सारे रेनिवेल्स हैं। और ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल आप शहर के अंदर आते हो तो कहीं 1500 है, कहीं 1800 है, कहीं 2200 है। तो जब ये 300 का जो यमुना के इक्विफर लेवल से पानी आता है उससे हम अगर अपने आप को बनाते हैं तो दो चीजें होती हैं कि TDS लेवल भी मेंटेन होता है इन एब्सेंस ऑफ गंगा जल। जब गंगा जल नहीं होता है जिस दिन, उस दिन शहर में ह्यूमन क्राइम आती है हाई TDS को लेके, जो अथॉरिटी की भी मजबूरी है कि चूंकि ग्राउंड वाटर ही रहता है उस समय तो उसको मिक्स कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए गंगा जल ना हो तो रेनिवेल की उपलब्धता पूर्ण रूप से हर नेटवर्क में रहे जिससे लोग ड्रिंकेबल वाटर पी सके। सबसे बड़ी बात ड्रिंकिंग कैपेसिटी की ये है, अभी विक्रांत भाई ने कहा, आलोक जी ने कहा, नोएडा में वाटर टेबल डिप्लीशन का सिर्फ ये रहा कि जितनी हमारी ग्रुप हाउसिंग हाई राइज बिल्डिंग्स बनी उसमें मैक्सिमम बेसमेंट लेयर जो बनी उसकी वजह से डिवाटरिंग की गई और डिवाटरिंग के पश्चात शहर इस लेवल पे आके पहुंच गया। अब हमें इसको सस्टेन करने के लिए मैं पिछले 1.5 साल से इस पे लगा हूं। नोएडा को हमने कंसल्टिंग प्लान में रखा तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन के एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर दीपांकर साहा, जो बहुत सारी IITs में विजिटिंग प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े हाई लेवल पे मीटिंग अटेंड करते हैं पर्यावरण और पानी संरक्षण को लेके। उनकी विजिट है, आज भी हमारे वो अंडर में काम कर रहे हैं हमारे साथ और उनके मार्गदर्शन में हम देख रहे हैं। हमने शहर को 4 भागों में बांटा। अभी आलोक जी ने कहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिससे हम वाटर टेबल को बचा सकते हैं। इसमें दोनों मोटिव्स इन्वॉल्व हैं, सोशल मोटिव्स भी, खुद के लिए भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी। गवर्नमेंट लेवल का ये है ये सिस्टम सिर्फ आई वॉश ना रहे, इट शुड बी प्रॉपरली इफेक्टिव and all the rainwater system to be designed as per the parameter, जिससे जिस एक्विफर पे पानी नहीं है उस एक्विफर पे उस डिस्चार्ज लेवल को ले जाए। घरों में क्या है कि रूल तो बन गया है कि 200 मीटर के प्लॉट में रेन वाटर मस्ट है, लेकिन इफेक्टिवली प्लान नहीं है। लोग खुद ही जानते हैं हम क्या यूज कर रहे हैं, बोलते सब लोग हैं बट यूटिलाइज उस लेवल पे कोई नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी समस्या ये है। हमें शहर के सभी प्रमुख मैं पहले सबका आभार व्यक्त कर दूं क्योंकि ये बीच में कभी बंद हो जाएगा। 1 मिनट का समय है, अब आप बस बोलिए। सबका आभार है। और रेन वाटर के साथ साथ हमने जो इरिगेशन के लिए शहर की ग्रीन बेल्ट पार्क्स में हम बाहर का पानी यूज करते हैं ग्राउंड वाटर का, उसको बंद करा रहे हैं। 180 mld हमारा ट्रीटेड वाटर निकलता है। दैट ट्रीटेड वाटर इज अप टू द नॉर्म्स ऑफ द नेशनल इंटरनेशनल पैरामीटर। उसका हम अभी 45 mld यूज कर पा रहे हैं इरिगेशन में, जिसकी वजह से हमें भारत सरकार जल शक्ति से भी अवार्ड भी किया गया पिछले महीने मार्च माह में। आप लोगों ने शहर में देखा होगा। आने वाले 1 साल बाद हम उसको 120 mld तक यूज करेंगे, मैक्सिमम 50 to 60% एज पर द नॉर्म्स, मोर देन द नॉर्म्स। तो उससे एक मोटिवेशन होगा, एक रोक लगेगी कि इरिगेशन में जो हम रीयूज वाटर यूज कर रहे हैं वो हमारी साइकिल का एक हिस्सा है, ग्राउंड वाटर उससे बचेगा।